सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड में हर बार की तरह मैं सिद्धार्थ मिश्रा आपके लिए लेकर आया हूं अपनी एक्टिंग और सहज स्वभाव से सभी के दिलों पर छा जाने वाले सुनील दत्त की अनकही दास्तान। 1947 का वो खौफनाक मंजर। दो नए मुल्कों ने जन्म तो ले लिया, लेकिन वो लकीर जो दोनों के बीच खींच दी गई थी उसके मुकद्दर में शायद खून से ही सींचा जाना लिखा था। हर शाम साथ बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाने वाले पड़ोसी और नुक्कड़ की चाय के दुकान पर दोस्ती के जुमले उछालने वाले दोस्त कब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए किसी को खबर तक नहीं हुई। इधर से उधर जाने की कवायद में बसा बसाया घर उजड़ा, रिश्ते टूटे और अपने ऐसे छूटे कि फिर कभी नहीं मिले। अपना सब कुछ लुटा चुका एक ऐसा ही परिवार खुर्द नाम के गांव से भागकर तकलीफों के समुंदर से गुजरता हुआ किसी तरह अंबाला पहुंचा। बंटवारे के मारे न जाने कितने परिवारों की तरह इस परिवार के पास भी एक धुंधली उम्मीद के सिवा कुछ नहीं था। लेकिन इतने दर्द और तकलीफों से गुजरने के बाद भी 18 साल के बलराज के हौसले नहीं टूटे थे और इसी बलराज दत्त को आगे चलकर सुनील दत्त के नाम से मशहूर होना था। और बताएंगे जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमैया। सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 ब्रिटिश इंडिया के झेलम में हुआ। एक जमाना था जब ये परिवार बहुत ही अमीर परिवारों की गिनती में आता था, मगर पार्टीशन के बाद बीजी और उनके बच्चों को एक नए तरीके से जिंदगी शुरू करनी पड़ी। एक औरत की सहनशीलता और शक्ति का कोई सानी नहीं होता। कहते हैं मुश्किलें जितनी बढ़ती हैं उसकी शक्ति और भी बढ़ती है। सुनील दत्त की मां को अपना सब कुछ छूट जाने का गम तो था, लेकिन साथ ही एक सपना भी था। सुनील दत्त की मां की दिली ख्वाहिश थी कि उसका बेटा बलराज मुंबई जाकर पढ़े और बहुत बड़ा आदमी बने, और इसके लिए उनसे जो कुछ भी बन पड़ा उन्होंने किया। सुनील दत्त के पिता बहुत छोटी उम्र में चल बसे थे, और क्योंकि सुनील दत्त घर के सबसे बड़े बेटे थे, उन्होंने बहुत करीबी से अपनी मां का संघर्ष देखा था। और इस संघर्ष को सुनील दत्त ने बेकार नहीं जाने दिया। बताएंगे बस थोड़ी ही देर में। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, सुनील दत्त की अनकही दास्तान। गालिब के लफ्जों में कहूं तो मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। सब कुछ खोने के बाद जिंदगी फिर से शुरू करने की लड़ाई क्या होती है सुनील दत्त ने बहुत करीब से देखा था। लेकिन कुछ अलग, कुछ बड़ा करने की ललक हमेशा से दिल में थी, और साथ ही था हालात से लड़ने का जज्बा। मां का सपना और ख्वाहिशों के गुच्छों को अपने दिल में समेटे सुनील दत्त ने रुख किया एक ऐसे शहर की तरफ जहां किस्मत का सिक्का उछालने लोग एक बार जरूर आते हैं। बलराज दत्त मुंबई आए और चर्च गेट की जय हिंद कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए एनरोल हो गए। उनको पता था कि उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, इसलिए कॉलेज फीस के लिए रेडियो सिलोन में पार्ट टाइम नौकरी कर ली एज ए रेडियो अनाउंसर। रोज़ कॉलेज के लेक्चर्स के बाद वो स्टूडियो जाते थे, जहाँ पर वो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के इंटरव्यू लेते थे। कभी दिलीप कुमार, कभी शम्मी कपूर, कभी देवानंद, कभी राज कपूर, और सबके साथ उनका एक खास रिश्ता बन गया था। लेकिन भावना जी, एक स्टार उस वक्त की ऐसी थी जिन्होंने आसानी से सुनील दत्त को इंटरव्यू नहीं दिया। उनके बारे में कुछ बताइए। एक स्टार थी जिन्होंने उनको इंटरव्यू के लिए साफ इनकार कर दिया था। बार बार रिक्वेस्ट करने पर आखिर में जब वो मान भी गई तो उन्होंने कहा कि आधे घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं दूंगी। और ये स्टार थी नरगिस। जिंदगी की सीढ़ियां हर बार सोच समझ कर चढ़ी जाएं, ऐसा नहीं होता। सुनील दत्त का मुंबई आना, रेडियो में अनाउंसर बनना, उनकी जिंदगी में हो रही ये सारी चीजें शायद किसी और चीज की तरफ इशारा कर रही थी। एक दिन उनके स्टूडियो में नोटेड फिल्म मेकर रमेश सहगल आए,
जिन्होंने शहीद और समाधि जैसी फिल्में बनाई थी। रमेश सहगल को तलाश थी एक नए और हंसमुख हीरो की। रमेश सहगल को बलराज दत्त की आवाज़ तो पसंद थी ही और चेहरा भी पसंद आ गया और उनको फ़ौरन एक फ़िल्म ऑफ़र कर दी। फिल्म का नाम था रेलवे प्लेटफॉर्म, साल था 1955 और उनकी लीडिंग लेडी थी नलिनी जयवंत। कहा जाता है कि सुनील दत्त उनके साथ रोमांटिक सीन्स करते हुए इतने शर्माते थे कि नलिनी जयवंत को उनको डांटना पड़ता था कि उनकी आंखों में देखकर बात करे। लेकिन बलराज दत्त सुनील दत्त कैसे बने, इसके पीछे भी एक कहानी है, बताएंगी भावना जी। फिल्म इंडस्ट्री में एक प्रथा है कि एक नाम के दो एक्टर्स नहीं रहते। चूंकि बलराज साहनी ऑलरेडी इंडस्ट्री में थे, रमेश सहगल ने तय किया कि बलराज दत्त को एक नया नाम दिया जाए और वो नाम था सुनील दत्त। नाम बदला और किस्मत का सिक्का भी चल गया। आने वाले कुछ साल सुनील दत्त के लिए बहुत ही अहम थे, क्योंकि उनका इंतजार कर रही थी एक ऐसी फिल्म जिसने एक इतिहास रचा। बताएंगे बस थोड़ी ही देर में। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, सुनील दत्त की अनकही दास्तां। पार्टीशन का मारा वो नौजवान जो अपना सब कुछ गंवा चुका था। वो गली, वो मोहल्ला, वो दोस्त, वो घर, अगर कुछ रह गया था तो वो थी एक उम्मीद। और आज मानो उस उम्मीद को भी उम्मीद मिल गई हो। रेलवे प्लेटफॉर्म के बाद सुनील दत्त ने 1956 में एक और फिल्म की, एक ही रास्ता, मीना कुमारी के साथ। इसी दौरान महबूब खान ने सुनील दत्त को बिरजू के रोल के लिए मदर इंडिया के लिए साइन किया। तब सुनील दत्त सेट पर सबसे जूनियर स्टार थे और अपने सीनियर्स को देखकर कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते थे। कहते हैं हर कलाकार की जिंदगी में एक मोड़ आता है जिसके बाद उसका सफर एक नया रुख लेता है। मदर इंडिया ने न सिर्फ उनके फिल्मी सफर का रुख तय किया, बल्कि उनकी आने वाली जिंदगी की दिशा भी तय कर दी। एक इंटरव्यू के दौरान सुनील दत्त ने मुझे बताया था कि जब पहली बार वो मदर इंडिया के सेट पे नरगिस से मिले, तब वो मंगलसूत्र वाला देवी के सामने सीन कर रही थी। उन्होंने कहा कि तब उन्हें मालूम नहीं था कि आगे चलकर इसी हीरोइन को उन्हें मंगलसूत्र पहनाना है। लेकिन इस फिल्म के दौरान ऐसा क्या हुआ जिसने सुनील दत्त की जिंदगी बदल कर रखी? फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बहुत बड़ा आग का सीन था। तब अचानक सचमुच की आग लग गई और जब तक कि कोई कुछ सोचे कि किस तरह से नरगिस को बचाया जाए, तब सुनील दत्त आग में कूद पड़े और नरगिस को बचा दिया। कहते हैं इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा होता है किसी की जिंदगी बचाना। सुनील दत्त नरगिस को आग की लपटों से तो बचा कर ले आए, लेकिन कुछ चिंगारियां जो दिल में रह गई थीं, उनका क्या? एक दिन शूटिंग के पैकअप के बाद जब नरगिस स्टूडियो के बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी का फ्लैट टायर है। सुनील दत्त ने कहा कि वो उनको घर छोड़ देंगे, तो बांद्रा से मरीन ड्राइव जब छोड़ दे गए, तब बहुत हिम्मत करके उन्होंने नरगिस को प्रपोज कर दिया। नरगिस ने ना हाँ कही ना कही और सुनील दत्त का दिल टूट गया। दूसरे दिन नरगिस खुद सुनील दत्त के घर आई। जब सुनील दत्त घर पे नहीं थे, उनकी बहन रानी से मिली और कहा कि कल जो आपके भाई ने मुझे सवाल किया था उसका जवाब हाँ है। मगर दोनों के अलग मजहबों की वजह से बहुत ही कंट्रोवर्सीज हुए। इन सब की परवाह ना करते हुए नरगिस और सुनील दत्त ने शादी की और बहुत लंबा सफर साथ निभाया। इस साथ का खूबसूरत एहसास लोगों ने भी महसूस किया। इस साथ के कुछ खूबसूरत वाकये बताएंगे हमें भावना सुमैया। सुनील दत्त ने नरगिस को कभी अपने नाम से नहीं बुलाया। वो जब कभी उनका जिक्र करते थे या उनके बारे में बात करते थे, वो हमेशा उनको मिसेस दत्त ही पुकारते थे। एक हसीन जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। जो बाग सुनील दत्त और नरगिस ने मिलकर बनाया था, उसमें अब बड़े ही खूबसूरत फूल आए थे। 1959 में उनका पहला बच्चा हुआ, संजय दत्त। 3 साल बाद नम्रता और 4 साल बाद प्रिया पैदा हुई। संजय दत्त आगे चलकर मशहूर फिल्म अभिनेता बने। नम्रता ने राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव से शादी की और प्रिया, जो अपने पिता की तरह एक सफल नेता बनी। जिंदगी मुस्कुरा रही थी और इस हसीन जिंदगी के साथ
सुनील दत्त का फिल्मी करियर भी परवान चढ़ रहा था। 1950 के आखिर में और 60 के दशक की शुरुआत में सुनील दत्त ने अपनी एक बिल्कुल ही अलग पहचान बनाई। बताएंगे बस थोड़ी ही देर में। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, सुनील दत्त की अनकही दास्तां। जैसे नदी साहिल के बगैर अधूरी होती है, आसमां सितारों के बगैर और बाग फूलों के बिना अधूरा होता है, वैसे ही हर इंसान की जिंदगी एक हमसफर के बिना अधूरी होती है। हमसफर जिसका साथ हर पल हर कदम आपको आगे बढ़ने का हौसला देता है, जिसके साथ होने से सारी दुनिया हसीन लगती है। कुछ ऐसा ही साथ था नरगिस और सुनील दत्त का। और नरगिस के अपनी जिंदगी में आने के बाद सुनील दत्त ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस जमाने के बड़े बड़े सितारों की मौजूदगी के बावजूद खुद की एक बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही मुख्तलिफ पहचान बनाई। शादी के बाद 60s के दशक में सुनील दत्त ने करीबन 33 फिल्में की, जिसमें उन्होंने अलग अलग भूमिकाएं निभाई। कभी वो हत्यारे बने, जैसे ये रास्ते हैं प्यार के, कभी डाकू जैसे मुझे जीने दो, कभी राजा जैसे आम्रपाली, कभी अपाहिज जैसे खानदान, कभी चोर जैसे गबन, और कभी खूबसूरत पड़ोसन के पड़ोसी। इनमें से उनकी सबसे फेवरेट फिल्म थी बिमल रॉय की सुजाता। सुनील दत्त ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मौजूदगी का एहसास सभी को करा दिया था। एक के बाद एक कई हिट फिल्में देने के बाद सुनील दत्त अपने करियर के शिखर पे पहुंच चुके थे। लेकिन यह सफर सिर्फ एक्टिंग तक नहीं रुका। 1963 की मुझे जीने दो में सुनील दत्त पहली बार प्रोड्यूसर बने। मुझे जीने दो एक डाकू और तवायफ की प्रेम कहानी थी। 1964 में उन्होंने यादें को लेकर सिनेमा में एक नया प्रयोग किया। इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, बल्कि ओनली प्रेजेंस इन द फिल्म वो सुनील दत्त। फिर 1968 में उन्होंने अपने छोटे भाई सोमदत्त को लॉन्च करने के लिए मन का मीत बनाई और 1972 में वहीदा रहमान को लेकर रेशमा और शेरा बनाई। वक्त बदल रहा था और इसका असर उस समय की फिल्मों पर भी दिखने लगा था। फिल्मों में हीरो की छवि बदल रही थी, फिल्म बनाने वालों का स्टाइल बदल रहा था। शायद यही वजह थी कि सुनील दत्त ने भी फिल्मी पर्दे पर अपनी छवि को एक नया रूप दे डाला। बताएंगे बस थोड़ी ही देर में। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, सुनील दत्त की अनकही दास्तां। कहते हैं वक्त के साथ इंसान को थोड़ा बदल जाना चाहिए, वरना वक्त बुरा मान जाता है। हर वक्त के साथ अपने आप को मौजूद रखना, रेलेवेंट रखना एक सच्चे अभिनेता की यही पहचान होती है। और सुनील दत्त एक ऐसे ही अभिनेता थे। 70s के दशक में सुनील दत्त ज्यादातर एक्शन फिल्में कर रहे थे, जैसे प्राण जाए पर वचन न जाए, 36 घंटे, नैले पे दहला, नागिन और जानी दुश्मन। 80s के दशक में वो हीरो से कैरेक्टर एक्टर बने। शान में पहली बार वो अमिताभ और शशि कपूर के बड़े भाई बने और फासले में पहली बार फाराह नाज के पिता बने। अपने लिए जिए तो क्या जिए, ऐ दिल तू जी जमाने के लिए। कहने को तो ये एक गीत के बोल है, लेकिन अगर गौर से सुने तो ये सुनील दत्त की जिंदगी का फलसफा बयां करते हैं। एक कामयाब अदाकार, एक आदर्श पति और एक बहुत ही प्यार करने वाला पिता। लेकिन सुनील दत्त ने सिर्फ अपने परिवार की परवाह की हो, ऐसा नहीं था। समाज के किसी भी तबके को जब भी इनकी जरूरत पड़ी वो मौजूद थे। इसी के तहत सुनील दत्त ने अजंता आर्ट्स कल्चरल ट्रूप बनाया, जिसमें उस जमाने के कई जाने माने सिंगर्स और एक्टर्स ने शिरकत की। सीमा पर देश की रक्षा कर रहे जवानों की हौसला अफजाई करने के लिए इस ट्रूप ने कई परफॉर्मेंसेस किए। सुनील दत्त को समाज सेवा में पहले से रुचि थी और जब कभी पंडित जी और इंदिरा जी ने उन्हें देश के लिए आवाज दी, सुनील दत्त सेवा के लिए हाजिर हुए। 1981 में सुनील दत्त को मुंबई का शरीफ बनाया गया और अनजाने में उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। एक पंछी तिनका तिनका जोड़कर अपना घोंसला तैयार करता है। वो घोंसला जिसमें उसका छोटा सा परिवार होता है,
वो घोंसला जो उसकी पूरी कायनात बन जाता है। लेकिन कई बार एक आंधी आती है जो उस घोंसले को उजाड़ देती है। एक ऐसी ही आंधी में सुनील दत्त अपना बचपन खो चुके थे, लेकिन उन्हें शायद इस बात का इल्म नहीं था कि एक और ऐसी ही आंधी उनके बसाए हुए बाग को उजाड़ कर चली जाएगी। 3 मई 1981 सुनील दत्त की हमसफर और उनकी सबसे गहरी दोस्त नरगिस उन्हें छोड़कर चली गई। नरगिस के जाने के बाद सुनील दत्त पूरी तरह से टूट चुके थे। घर और बच्चों को माँ की जरूरत थी। सुनील दत्त को अपने दर्द को भूलकर अपने बच्चों के लिए माँ और बाप दोनों बनना पड़ा। सुनील दत्त अपने बेटे की कमजोरियों से वाकिफ थे और उनकी मदद करना चाहते थे, मगर हर चीज के लिए एक समय निर्धारित होता है और ये समय दत्त परिवार के लिए था परीक्षा का। सुनील दत्त के पास ना सेविंग्स थी और ना ही फिल्में। उनकी जो भी जमा पूंजी थी वो नरगिस के इलाज में खर्च हो गई थी। धीरे धीरे उनकी आर्थिक हालत इतनी बिगड़ती गई कि एक समय आया जब उनका घर और उनका अजंता आर्ट स्टूडियो मॉर्टगेज हो गया। कैसा लगता होगा जब उम्र भर साथ निभाने का वादा करने वाला जीवन साथी उसे बीच सफर में ही छोड़कर चला गया हो। कैसा लगता होगा जब हर दिन जिंदगी का एक अधूरा कैनवस दिखाई देता हो। कैसा लगता होगा जब सहारा देने वाले को ही एक सहारे की तलाश हो। लेकिन इन तमाम दर्द, इन तमाम मुसीबतों के बावजूद जिंदगी से हार जाना सुनील दत्त की फितरत में नहीं था। बताएंगे बस थोड़ी ही देर में। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, सुनील दत्त की अनकही दास्तां। किस्मत हमेशा की तरह सुनील दत्त से आंख मिचौली खेलती रही, लेकिन सुनील दत्त का मानना था कि किस्मत को अपना काम करने दो, लेकिन मैं अपना कर्म किए जाऊंगा। 1984 में इंदिरा गांधी के देहांत के बाद सुनील दत्त ने मुंबई नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत गए। सिर्फ एक बार नहीं, सुनील दत्त ने कई बार इस सीट को लोकसभा में रिप्रेजेंट किया, लेकिन उनके राजनीतिक जीवन पर भी काले बादल मंडराए। 1993 में जब देश में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तब सुनील दत्त पारिवारिक वजह से राजनीति से दूर रहे। ये दत्त परिवार के लिए मुश्किल दौर था, मगर आखिर में सारे काले बादल हट गए और कांग्रेस पार्टी ने सुनील दत्त को मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स बनाया। ये साल था 2004। समय का फेर बहुत ही अनोखा होता है। एक बार फिर से मानो सब कुछ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। साल 2000 में उन्होंने अपना अजंता आर्ट स्टूडियो और बंगले को तोड़कर एक शानदार इमारत बनाने का फैसला किया और 2005 में 58 पाली हिल का शानदार घर तैयार भी हो गया। जश्न मनाने के बहुत बहाने थे और सुनील दत्त ने अपने 76th बर्थडे के लिए नए घर में एक बड़ी दावत रखी थी। चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या राजनीतिक गलियारा, हर जगह से लोगों का मजमा सा जमा हो गया था, पर वजह कुछ और थी। 24 मई की रात को सुनील दत्त रोज की तरह अपने परिवार के साथ खाना खाकर अपने रूम में रिटायर हो गए। उन्होंने अपने नौकर को बुलाकर कहा कि जब तक वो सुबह खुद न उठे उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। दूसरी सुबह जब रोज 6 बजे उठने वाले सुनील दत्त 11 बजे तक नहीं उठे, तब नौकर और परिवार के लिए खतरे की घंटी बजी। जब तक संजय और नम्रता अपने पापा के पास पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शायद सुनील दत्त अपने नए घर का जश्न कहीं और मनाना चाहते थे। शायद वो स्वर्ग में अपनी पत्नी नरगिस दत्त के साथ होना चाहते थे। कल 6 जून दत्त साहब का जन्मदिन था। आज बिग एफएम परिवार की ओर से हम सुनील दत्त के पूरे परिवार को उनके लिए जन्मदिन की बधाइयाँ देते हैं और आशा रखते हैं कि दत्त साहब भले ही स्वर्ग में हो, मगर उनके आशीर्वाद हमेशा पूरे परिवार के साथ रहे। ये जिंदगी किसी मंजिल पर रुक नहीं सकती, हर एक मुकाम पे कदम बढ़ा के चले। शायद यही सुनील दत्त की जिंदगी का फलसफा था। ऐसे ही एक अनकही दास्तान लेकर मैं सिद्धार्थ मिश्रा अगले रविवार
फिर हाजिर होऊंगा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।